दोस्ती या धोखा। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। रिया बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए प्रतीक के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वो इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती है। और उस समय रिया के दिल का मौसम ठीक नहीं था। रोहित टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वो आराम के मूड में था। उसकी छुट्टी थी, वो निश्चिंत था। उसने आवाज़ दी, रिया, क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। कबीर और नैना कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर रिया किचन में चली गई। रिया जानबूझकर किचन में आ गई थी। रोहित की नज़रों का सामना करने की उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नज़रों में इस समय बस प्रतीक के इंतज़ार की बेचैनी थी। रिया और रोहित की शादी को 20 साल हो गए थे। युवा बच्चे कबीर और नैना अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में बिजी हुए, तो रिया को जीवन में एक खालीपन खलने लगा। वो रोहित से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। रोहित, आप भी काफ़ी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं। आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब वीराना सा भरता जा रहा है। क्या करूं? रोहित समझाता। समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं मेरी। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। रिया, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? ये तो तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। आजकल फर्क बस इतना है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो कोई तकलीफ नहीं होती। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था ना, तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर रिया को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता। इस बीच रोहित ने दिल्ली एमबीए करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई प्रतीक को घर आने के लिए कहा। तो रिया प्रतीक से मिलने के बाद खिल ही उठी। हॉस्टल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो आकाश ने रोहित से फोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दे, घर में भी सब लोगों की चिंता कम हो जाएगी। रोहित के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा कबीर और नैना का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरह से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो रोहित ने रिया से विचार विमर्श किया, क्यों न प्रतीक को ऊपर का कमरा दे दे, अकेला ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। रिया को कोई आपत्ति नहीं थी। अतः रोहित ने आकाश को अपना विचार बताया और कहा, घर की ही बात है, खाना भी यही खा लिया करेगा, यही आराम से रह लेगा। आकाश ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। रोहित हंसा, क्या बात कर रहा है, जैसे तेरा भाई वैसे मेरा भाई। प्रतीक अपना बैग ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्द ही सबसे हिल मिल गया। रिया को अपनी बातों से इतना हंसाता कि रिया तो जैसे फिर से जी उठी। नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान के कारण रिया संतुलित देह यष्टि की स्वामिनी थी। प्रतीक उससे कहता, कौन कहेगा आप कबीर और नैना की माँ हैं, बड़ी बहन लगती है उनकी। प्रतीक रिया के बनाए खाने की, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोलकर तारीफ करता। और रिया अपनी उम्र के 40वें साल में एक नवयुवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। कई दिनों से रोहित अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त होता चला गया था। अब तो बस नाश्ते के समय रोहित हाँ हूँ करता हुआ जल्दी जल्दी पेपर पर नज़र डालता और जाने के लिए बैग उठाता और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज़, कभी लैपटॉप, तो कभी फ़ोन पर व्यस्त रहता। रिया उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतज़ार करती रहती कि कब रोहित कुछ रिलैक्स होकर उसकी बात सुनेगा। वो अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती, लेकिन रिया को लगता रोहित की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
उसे लगता है एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था। वो घर में होते तो भी अपने मोबाइल पर या टीवी में लगे रहते, या फिर पढ़ाई में। वो बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फ़ोन पर रहता। रिया उपेक्षित से उठकर अपने काम में लग जाती और अब अकेले में वो प्रतीक के संदर्भ में सोचने लगी थी। लेकिन कौन कब बिना कारण बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रतीक आया तो दिन ब दिन रोहित और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन के एक खाली कोने के भर जाने की सी अनुभूति होने लगी। रोहित टूर पर रहता तो प्रतीक कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहे तो बाहर घूमने चल सकते हैं, कबीर और नैना को भी ले लीजिए। रिया कहती, वो तो कोचिंग क्लास में हैं, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर ही आते। रिया प्रतीक को अपना पर्स कहीं निकालने नहीं देती। प्रतीक उसके जीवन में एक ताज़ा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वो अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दोगुने उत्साह से हर काम करने लगी। प्रतीक की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को प्रतीक के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती प्रतीक का ध्यान आता रहता, उसका इंतज़ार रहता। वो लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बातें समझ लेता है। नहीं, ये तो सिर्फ अपनी ही ज़बान समझता है, अपनी ही बोली जानता है। उसमें जो समा जाए वो ज़रा मुश्किल से ही निकलता है। अब तो ना चाहते हुए भी रोहित के साथ अंतरंग पलों में भी वो प्रतीक की चहकती आवाज़ से घिरने लगती। मन का दो दिशाओं में पूरे वेग से खिंचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वो सोचती, ये बैठे बिठाए कौन सा रोग लगा बैठी, ये किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन प्रतीक कॉलेज से मुंह लटकाए आया। रिया ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वो चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। रिया ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया है। यहाँ आते समय आकाश भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था। भैया आप बहुत गुस्सा होंगे। रिया चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 निकाल कर प्रतीक के हाथ पर ज़बरदस्ती रख दिए। प्रतीक मना करने लगा, लेकिन रिया के जोर देने पर रुपये रख लिए। कुछ महीने और बीत गए। रोहित भी फुर्सत मिलते ही प्रतीक के हालचाल पूछता। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। रिया पर घर गृहस्थी पूरी तरह से सौंप कर अपने काम में लगा रहता था। रिया मन ही मन पूरी तरह प्रतीक की दोस्ती के रंग में डूबी हुई थी। पहले उसे रोहित में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे रोहित में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। ये क्या उसकी गलती थी? रोहित को अब उसकी कोमल भावनाएं छूकर भी नहीं जाती थी। प्रतीक में उसे एक दोस्त नजर आता है। वो उसकी बातों में रुचि लेता है, उसके शौक ध्यान में रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता है। उसे बस एक दोस्त की ही तो तलाश थी। वो उसे प्रतीक के रूप में मिल गया है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन रोहित टूर पर था। कबीर और नैना किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। प्रतीक भी अभी तक नहीं आया था। रिया लॉन में टहल रही थी। प्रतीक आया, नीचे सिर किए हुए मुंह लटकाए ऊपर अपने कमरे में चला गया। रिया को देखकर भी रुका नहीं तो रिया को उसकी फिक्र हुई। वो उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से प्रतीक आया था वो कभी उसके रूम में नहीं जाती थी। मेड ही सुबह सफाई कर आती थी। उसने जाकर देखा प्रतीक आंखों पर हाथ रखकर लेटा था। रिया ने पूछा, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? प्रतीक उठकर बैठ गया, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ। तो रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त राजेश की बहन की शादी है, उसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही राजेश, याद है ना आपको? यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे भी मिलवाया था। हाँ हाँ, याद आया। रिया को वो लड़का याद आ गया जो उसे पहली नज़र में ही कुछ जचा नहीं था।
बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा कि मैं यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वो तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। प्रतीक के जाने का ख्याल ही रिया को सहरा गया। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत। अतः बोली, मैं तुम्हें रुपये दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन मैं ये रुपया आपको जल्दी लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे कल रुपये ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। रिया नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपये रखे थे। सोचा अभी प्रतीक को दे देती हूँ, उसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। बेचारा कितना दुखी हो रहा है। अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वो रुपये लेकर वापस ऊपर गई। प्रतीक के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम रुक गए। वो फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। ना चाहते हुए भी रिया ने कान उसकी आवाज़ की तरफ लगा दिए। वो कह रहा था, यार राजेश, मोबाइल और बाइक का इंतज़ाम तो हो गया। सोच रहा हूँ अब क्या मांगूंगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फ़ायदा है। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो ये भी लगता है कि थोड़ी सब्र से काम लूँगा तो वो मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ़ तो है ही, सब कुछ होते हुए भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा ही है उसकी बेवकूफ़ी में। रिया भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर पड़ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है नज़रें, ऐसे जैसे कोई पारखी जौहरी कांच को हीरा समझ बैठे। तीखी कचोट के साथ उसे खुद पर शर्म आई। इतने दिनों से वो प्रतीक जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। सही कह रहा था प्रतीक, वही बेवकूफ़ी कर रही थी। अकेलेपन के एहसास से उसके कदम जिस राह पर बढ़ चले थे, अगर कभी रोहित और बच्चों को उसके मन की आहट भी मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नज़रों में। तभी रोहित की आवाज़ कानों में गूंजी, अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने और नियति को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीज़ों को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसी वो है। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही रिया को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वो स्थिति को संभाल ना सके। वो कल ही प्रतीक को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और ये भी बता देगी वो इतनी बेवकूफ़ नहीं कि अपने पति की कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले लड़के पर लुटा दे। वो अपने जीवन की किताब के इस दुखद अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर रही है, ताकि वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन का शुभारंभ करने की कोशिश तो वो कर ही सकती है। अब वो नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिले जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकले। लेकिन अब रिया के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वो जिएगी अपने खुद के सजाए सवरे लम्हे, अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थी। यही विकल्प था दीवाने मन का। उसने फ़ोन उठा लिया। प्रतीक के भाई को फ़ोन के लिए दिए गए पैसों की सूचना देने और उन्हें वापस मांगने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.